यस, तो आज के लेक्चर में हमको हिस्टेरिसिस के बारे में देखना है और सोलेनॉइड सॉरी मैग्नेटिक शील्डिंग के बारे में भी सीखना है। और तीसरा जो कि मैग्नेटिक शील्डिंग और इवन हिस्टेरिसिस क्या होता है, हाउ द हिस्टेरिसिस इज फॉर्म्ड और हाउ द हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है, वो भी हमको देखना है। और इसके साथ जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो होते हैं, तो मैग्नेट्स के यूजेस भी हमको सीखने हैं। चलो ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द लेक्चर। यस, सो बेसिकली लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने ये ऑलरेडी प्रूव किया है कि कोई भी सॉफ्ट आयरन का जो मटेरियल है, तो वो जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से वो मैग्नेटाइज हो जाता है। ये देखो, ये सपोज ये सॉफ्ट आयरन का रॉड है और ये रॉड हमने सपोज एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा। मान लो कि एक कॉइल, ये इस तरह से सपोज ये कॉइल है, इसके आसपास हमने इसको वाइंड करके रखा है और इस कॉइल के अंदर हमने करंट स्टार्ट किया। तो देखो, जैसे हम ये करंट स्टार्ट करते हैं कॉइल में से, तो उसकी वजह से ये जो रॉड है वो मैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक है। और हम ये जानते हैं कि कॉइल का जो कैपेसिटी होता है, कॉइल के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट एक फोर्स तैयार करता है जो इस रॉड को मैग्नेटाइज करने की कैपेसिटी रखता है, कैपेबिलिटी रखता है। तो दैट कैपेबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड एज मैग्नेटिक इंटेंसिटी which is denoted by H, which actually depends on the current flowing in the coil, ठीक है। number of turns, obviously number of turns per unit length and current flowing through the coil, ये दोनों के ऊपर वो डिपेंड करता है। यस, और एट द सेम टाइम इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनता है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि एक तो कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड बनता है, नो डाउट, जिसको हम बी नॉट यूज करते हैं, बी नॉट लिखते हैं, जो कि एक्चुअली म्यू नॉट इंटू एच के बराबर हुआ करता है, जिसको हम म्यू नॉट इंटू एन आई ऐसा भी लिख सकते हैं आराम से, नो डाउट। बट ये बी नॉट जो है वो तो सिर्फ कॉइल का कंट्रीब्यूशन है, बराबर। कॉइल सिर्फ कॉइल के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, तो उसकी वजह से इतना मैग्नेटिक इंडक्शन पैदा होता है। अंदर रॉड हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बी नॉट जो मैग्नेटिक इंडक्शन है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रॉड, राइट। तो रॉड का कोई कंट्रीब्यूशन उसके अंदर हमने कंसिडर नहीं किया है, बट आखिर रॉड तो है ना। तो रॉड जो है, रॉड के वजह से, मतलब यहाँ पे जो सॉफ्ट आयरन का या जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का रॉड हमने यहाँ पे डाल के रखा है, तो उसकी वजह से, वो मैग्नेटाइज होने की वजह से और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, और ज्यादा एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनता है। और उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है या मैग्नेटिक इंडक्शन जो है, वो यहाँ पे स्ट्रांग बन जाता है, और ज्यादा स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे पैदा होता है, क्योंकि उसके अंदर दो कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं। एक तो मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू द सोलोनॉइड, करंट इन द सोलोनॉइड, और दूसरा इस रॉड का मैग्नेटाइजेशन जो होता है, तो वो भी इसमें ऐड होता है। तो इसकी वजह से हमको देखना होता है कि नेट मैग्नेटिक इंडक्शन हियर इज गोइंग टू बी एक्चुअली द मैग्नेटिक इंडक्शन इन द एब्सेंस ऑफ द रॉड प्लस द contribution of the rod itself, which is denoted by Bm here, that is the magnetic field which is generated by magnetization of this rod. सो इन दोनों का अगर हम एडिशन करेंगे, तो इसमें देखा जाता है कि बी नॉट जो है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं आराम से म्यू नॉट इंटू एच, वेयर एच इज गोइंग टू बी दिस एन आई हियर, एंड दिस बी एम एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द मैग्नेटाइजेशन, सो वी कैन रिप्लेस इट बाय म्यू नॉट इंटू एम जेड, राइट। एम जेड मतलब ये मैग्नेटाइजेशन, रिमेंबर। And now if we take this mu naught common from this bracket, then we can get this mu naught out, and we are left with H plus mz as it is in the bracket. And now if we just take this mu naught in the denominator here, then we can get this as B, that is net magnetic field induction upon mu naught, which actually happens to be equal to H plus mz, बराबर है। और इसको ही हम और थोड़ा मॉडिफाई करके ऐसा लिख सकते हैं कि H is equal to, okay, H is actually equal to B upon mu naught minus mz, करेक्ट है। तो ये जो इक्वेशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ये बहुत ज्यादा मायने रखता है।
क्योंकि इससे ही हम हिस्टेरिसिस समझ सकते हैं। पूरा जो हिस्टेरिसिस ग्राफ है तो वो इस इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है। देखो ठीक से, what happens is if suppose we start magnetizing this substance, इस सब्सटेंस को हम मैग्नेटाइज करना चालू करते हैं। ओके, तो जैसे हमने इस सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करना चालू किया तो उसके बाद क्या होगा, देखो ठीक से, सबसे स्टार्टिंग में ये जो सब्सटेंस है तो वो मैग्नेटाइज होगा। धीरे धीरे उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो और ज्यादा स्ट्रांग बनेगा, नो डाउट। बट एक समय आएगा कि अगर सपोज जैसे है ये हम करंट बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि देखो करंट बढ़ाने से क्या होगा कि ये एच बढ़ेगा। एच मतलब क्या है, यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है, और वी कैन से मैग्नेटाइजिंग फोर्स, वी कैन से। एंड उसका जो रिजल्ट है, ठीक है, रिजल्ट क्या है उसका, ये मैग्नेटिक इंडक्शन, ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनता है तो वो उसका रिजल्ट है। तो इसमें देख सकते हो कि जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे पैदा होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द करंट इन द कॉइल। ये करंट जैसे हम बढ़ाते जाएंगे तो वैसे वैसे एच बढ़ेगा, और एच के बढ़ने की वजह से मैग्नेटाइजेशन भी बढ़ेगा एट द सेम टाइम, और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। सो वी कैन सी दिस टू क्वांटिटीज हियर। ये दो क्वांटिटीज यहाँ पे हम देख रहे हैं। एक है यहाँ पे एच, जिसको हम बोल रहे हैं मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, जिसको हमने एच से डिनोट करके रखा है। ठीक है, उसको हम प्लॉट करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, एच इज गोइंग टू बी द मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। ये हो गया उस ये जो है ये रीजन है, रीजन वी कैन से, रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, एंड एट द सेम टाइम वी आर गोइंग टू गेट दिस बी, दैट इज मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। इस सोलेनॉइड के या रॉड के सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है that is actually depends on the magnetic intensity or magnetizing intensity, we can say. So therefore we can say that this H is going to be the reason, whereas this B actually is going to be the result. देखो ठीक से, दोनों के बीच में समझा क्या फर्क है? एक है रीजन और दूसरा है रिजल्ट। That means we can indirectly say that this is just a cause, okay, cause, and this is going to be the effect of that, cause and effect। ये तो समझ सकते हो आराम से, कॉज एंड इफेक्ट ये रिलेशनशिप उनके बीच में होता है। तो जितना ज्यादा मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, हम देख सकते हैं आराम से। क्योंकि ऑब्वियसली सीधी बात है, जितना हम ये करंट बढ़ाएंगे, करंट ज्यादा अगर बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ाने की वजह से क्या होगा, मोर एंड मोर मैग्नेटिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस्ड हियर इन दिस साइड, एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस मैग्नेटाइज ये रॉड जो है, दिस रॉड विल आल्सो गेट मैग्नेटाइज्ड टू द लार्ज एक्सटेंट, and because of that, since the rod is magnetized to a large extent, we can see the magnetic field will become more and more strong. But remember that this magnetic induction doesn't linearly depend on this H here. तो ये जो मैग्नेटिक इंडक्शन है वो कोई H के ऊपर linearly डिपेंड नहीं करता है। क्यों? कि उसका एक रीजन है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो मैग्नेटिक इंडक्शन दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो ये एच का जो डायरेक्ट इफेक्ट, मतलब इस करंट ने जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया हुआ है उसको हम बी नॉट बोलते हैं, और दूसरा इसी करंट ने ये मैग्नेटाइज भी तो किया है रॉड को। तो रॉड को मैग्नेटाइज करने की वजह से वो रॉड भी, उस रॉड का जो मैग्नेटाइजेशन है वो भी उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंट्रीब्यूट करता है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एडिशन करता है। इसी की वजह से क्या होता है कि अगर हम एच बढ़ाएंगे, जैसे हम एच बढ़ा रहे हैं तो एच बढ़ाने की वजह से सिंपली ये मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो सीधा लिनियरली नहीं बढ़ता है, बल्कि एच बढ़ाने की वजह से mz भी बढ़ता है, और h भी बढ़ रहा है और mz भी बढ़ रहा है, और उसकी वजह से b बढ़ता है। तो ये हमको अच्छी तरह समझना है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि द स्केल इज नॉट लिनियर वन। ये स्केल जो है h के बढ़ने का, h और b के बीच में जो ग्राफ है वो लीनियर नहीं रहने वाला, बल्कि इट विल बी अ कर्व्ड वन। तो एक कर्व्ड वाला ग्राफ रहेगा वो। So in this way we can get a graph between these two. Okay, तो एक इस तरह से ये ग्राफ बनेगा कि जिसके अंदर हमको स्टार्टिंग में अगर देखते हो तो हमको बहुत ज्यादा करंट बढ़ाना पड़ रहा है, तब जाके ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन सुन, मतलब एक बहुत जल्दी ऐसे एक स्टेज पे हम चले जाते हैं कि जब यहाँ पे कितना भी करंट बढ़ाते जाओ मैग्नेटिक इंडक्शन इससे आगे नहीं बढ़ने वाला।
मैग्नेटिक इंडक्शन गेट्स सैचुरेटेड एट दिस पॉइंट हियर। तो अभी इस पॉइंट के बाद कितना भी करंट बढ़ाते चलो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैग्नेटिक इंडक्शन इज नॉट गोइंग टू बिकम मोर स्ट्रॉन्ग देन दिस सैचुरेशन लेवल। दिस इज कॉल्ड एज अ सैचुरेशन लेवल, रिमेंबर। ओके, तो देखो ठीक से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने जैसी बात कि जैसे हम ये मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग बनाते जा रहे हैं तो उसकी वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन जो है ये एक ऐसे पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच जाता है जिसको सैचुरेशन पॉइंट कहा जाता है, जिसके ऊपर अगर हम करंट कितना भी बढ़ाते जाते हैं तभी भी मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो उससे नहीं बढ़ने वाला। सो एट दिस पॉइंट उसको हम बोल देंगे सपोज चाहिए तो ए, ठीक है ना, ए इज द पॉइंट which is called as saturation point, and this point is such that further increase of H will not give rise to the increase in B here। तो B नहीं बढ़ेगा, भले H को कितना भी बढ़ा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, B is not going to increase, and that's why this is called as a saturation point। A is called as a saturation point। Okay, now let us move further। ये हमने शायद कल भी देखा था, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में ऐसा होता है, ये हमने कल भी डिस्कस किया था, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होते हैं सारे डोमेन्स जो है तो वो सारे के सारे एक सेम डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। तो उसके बाद फिर कितना भी करंट बढ़ाते जाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सारे के सारे डोमेन्स तो अभी टर्न हो गए, अभी और क्या होने वाला है। तो इसलिए फिर इसको बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। दिस इज ए। ओके, बट एज वी जस्ट डिक्रीज दिस करंट, अभी सपोज हमने ये करंट को डिक्रीज करना चालू किया। ओके, एज वी स्टार्ट डिक्रीजिंग दिस करंट द मैग्नेटिक फील्ड विल आल्सो गो ऑन डिक्रीजिंग, नो डाउट। सो जैसे हमने करंट डिक्रीज करना चालू किया तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहो या ये मैग्नेटिक इंडक्शन कहो ये डिक्रीज होना चालू होगा, नो डाउट। ये देखो ये सपोज सॉरी कि ये सपोज रॉड है। ओके, और उसके आसपास ये हमने कॉइल बाइंड करके रखा है। ओके, और उसमें से हम करंट फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, और उसकी वजह से इसमें यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन पैदा हो रहा है इस तरह से, ठीक है। अभी देखो इसमें होता क्या है ना कि जैसे हम अभी स्टार्टिंग में हमने क्या किया, ये एच को बढ़ाते चले गए। एच किसके ऊपर डिपेंड करता है, भूलो मत, करंट के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो करंट बढ़ाने से एच बढ़ेगा, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी बढ़ेगा, नो डाउट। और उसकी वजह से हम देख सकते हैं आराम से कि एच बढ़ने के साथ साथ ये मैग्नेटिक फील्ड भी और ज्यादा स्ट्रांग बनेगा, बिल्कुल। तो magnetic field also will become more and more strong as we go on increasing this value of H here. But at a particular point, what happens is B becomes constant, and further increase in H will never give rise to increase in this B here. So B will become constant at this point. And now what we are going to do is we are going to decrease this H here. अभी H को decrease कैसे करेंगे? H depends on current. So current को decrease करने से H decrease होगा। तो let us decrease this current, and because of that H will also go on decreasing step by step. Yes, any doubt? Yes, Sarah, any doubt? Okay, so basically I is going to be the current. तो जैसे हम करंट को डिक्रीज करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, H भी डिक्रीज होगा, बिल्कुल। बट we can find here that this graph doesn't retrace its original path in reverse direction, but we can find that this graph comes in the backward direction along this path, along a different path, you can see, which shows that here और अगर इससे भी आगे जाके अगर हम करंट को अगर डिक्रीज करेंगे तो करंट डिक्रीज करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज हो रहा है, वीक बन रहा है, नो डाउट।
लेकिन करंट को हमने जीरो भी कर दिया, ये देखो यहाँ पे H becomes zero here, but still even if H becomes zero, but still magnetic induction has not become zero. तो magnetic induction, some magnetic field or magnetic strength has been still residue or retained in the soft iron rod. तो इस रॉड के अंदर फिर भी उतना मैग्नेटिज्म जमा है। क्यों? क्योंकि हमने जो करंट करंट जो उसको करंट उसके अंदर करंट को उसके आसपास करंट फ्लो करने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड उसमें बनाया था, उसकी वजह से मैग्नेटाइज हो गया था। अभी वो मैग्नेटाइजेशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो वो ऑलरेडी वैसे ही रहेगा, क्योंकि देखो हमने ये बी नॉट को तो जीरो बना दिया, नो डाउट, लेकिन ये जो बीएम है, ये बीएम फिर भी वहां पे बचा रहेगा, जो कि इस मैग्नेटाइजेशन की वजह से उसके अंदर रहेगा। और उसकी वजह से हम देख सकते हैं कि दिस बीएम विल स्टिल बी देयर इन द मैग्नेट बी देयर हियर, and because of that the magnetic field will not become completely zero even if current is switched off, remember। इसलिए ऐसा होता है कि कभी जब भी हम करंट स्विच ऑफ करते हैं, तो फिर भी रॉड के अंदर का जो मैग्नेटाइजेशन है, वो उसकी वजह से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड बना रहता है, और उसकी वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड तुरंत जीरो नहीं बनता है। it takes some time, and for longer time it can retain this magnetic field because of this magnetization here, and then we can just go further। अभी इस मैग्नेटिक फील्ड को अगर हमको खत्म करना है, जीरो करना है, तो क्या करना पड़ेगा? करंट को उल्टा करना पड़ेगा। ये देखो, इफ वी सपोज चेंज द पोलरिटी, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कर देते हैं, देखो ठीक से। तो सपोज हमने यहाँ पे करंट का पोलरिटी जो है वो उल्टा कर दिया, पहले ये टर्मिनल पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, अभी ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो करंट जरूर उल्टा फ्लो होगा। तो जैसे ही उल्टा करंट फ्लो होता है, तो उसकी वजह से मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी विल जस्ट रिवर्स इट्स डायरेक्शन, राइट। एच का वैल्यू जो है वो नेगेटिव बन गया, ऐसा हम बोलेंगे। करंट का वैल्यू उल्टा किया तो एच का भी डायरेक्शन उल्टा होगा, तो डायरेक्शन उल्टा होने का मतलब क्या है? वो नेगेटिव बन गया, ठीक है। तो एच हैज बिकम नेगेटिव, so that means h का जो वैल्यू है वो नेगेटिव बन गया, ठीक है। because of that this rod will just get demagnetized, it will go on becoming more and more demagnetized, and will touch this graph or h axis at this point here, which is nothing but the a point in on the h graph where the magnetic field becomes completely zero, but this will happen only when current is reversed, okay, or h is negative, made negative। तो h को जब हम नेगेटिव करते हैं तभी ऐसा हो पाता है, अदरवाइज जब तक h नेगेटिव नहीं बनता तब तक ये ऐसा हो नहीं सकता है। तो इसलिए कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर फिर भी जमा रहेगा, इट विल जस्ट गेट वैनिश्ड ओनली व्हेन दिस h इज मेड नेगेटिव। सो देखो, तो यहाँ पे और इससे भी आगे जाके अगर इसको हमको मैग्नेटिक फील्ड को नेगेटिव बनाना है, तो उसके लिए h को हमको और ज्यादा नेगेटिव बनाना पड़ेगा, और ज्यादा नेगेटिव बनाना पड़ेगा, तब जाके ये जो रॉड है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा। तो उस केस में भी हम देख सकते हैं आराम से, ये उसका ग्राफ बनेगा, देखो अगेन द सैचुरेशन पॉइंट विल कम हियर, ठीक है। तो यहाँ पे H नेगेटिव होता जा रहा है, H नेगेटिव में बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से B भी बढ़ेगा, बिल्कुल। B will also increase in the negative side, no doubt, but as at a particular point this B will become constant। देखो यहाँ पे ये पॉइंट है ऐसा कि जहाँ पे B जो है वो कांस्टेंट बन गया, इसके आगे H को कितना भी बढ़ाते जाओ, B will remain constant only, and it will never increase beyond this further beyond this point, remember। So this is called as the point। अभी सपोज ये पॉइंट को हमने A बोल दिया है, इसको चाहिए तो B बोल देते हैं, ठीक है, B, और इसको बोल देते हैं सपोज C, और इसको बोल देंगे D। So this is the saturation point in the opposite direction, in the negative side, just like this A here, okay। A is the saturation point in the positive side, this D here is going to be the saturation point in the negative side, okay। What happens beyond that? चलो ठीक है, इसमें इसे H को अगर और बढ़ाते हैं तो उससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। लेट अस डिक्रीज H, अभी H को डिक्रीज करके देखेंगे क्या होता है। तो अगेन वी कैन से दैट H as soon as H is decreased, अभी H कैसे डिक्रीज करेंगे? करंट को डिक्रीज करके, भूलो मत। तो करंट को अगर हम डिक्रीज करेंगे तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज होगा, वीक होगा, नो डाउट, लेकिन अगेन इट विल फॉलो अनदर पाथ। तो यहाँ पे फिर से दूसरा पाथ वो फॉलो करेगा और इस तरह से वो कम होगा। तो ये देखो यहाँ पे इट्स गोइंग टू डिक्रीज, बट
बियॉन्ड अलोंग अनदर पाथ लाइक दिस, तो ये पाथ वो फॉलो करेगा और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके वो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो h बिकम जीरो हियर, h को हमने जीरो बना दिया, h इज इक्वल टू जीरो हियर, बट स्टिल दिस b हियर इज नॉट बिकमिंग जीरो। तो देखो यहाँ पे b फिर भी जीरो नहीं बना है, तो b इज स्टिल देयर, मीन्स ये कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म उसके अंदर फिर भी रिटेन रह रहा है। और इस मैग्नेटिज्म को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिटेंटिविटी। कैथारगोनिक से ये जो डिस्टेंस है कि नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, रिटेंटिविटी। याद रखो ठीक से, ओके, रिटेंटिविटी। इवन दिस डिस्टेंस विल आल्सो बी द सेम बाय सिमेट्री एंड दिस इज कॉल्ड एज रिटेंटिविटी, रिमेंबर। चलो ठीक है, रिटेंटिविटी क्या होता है समझ में आया ठीक से, इसको हम ई पॉइंट बोल देंगे चाहिए तो, ओके, यस, सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड ई, ओके। अभी ठीक है, ये जो है ग्राफ यहाँ पे वाई एक्सिस को कट कर रहा है और h का वैल्यू जीरो बन गया, b का वैल्यू फिर भी जीरो नहीं बन रहा है, और जो वैल्यू b का रिमेन करता है या वहां पे रिटेन करता है, तो वो उसको बोलते हैं रिटेंटिविटी। इट इज द एबिलिटी ऑफ द सॉफ्ट आयरन रॉड टू रिटेन द मैग्नेटिज्म इवन इफ करंट इन इट इज मेड जीरो। उसके नाम में ही मीनिंग है, देखो सिंपल नाम है उसका, रिटेंटिविटी। You can understand its meaning. It is the ability of the soft iron to retain the magnetic field even if H is made zero. H zero करने के बाद भी जो मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर बचा रहता है, जमा रहता है, उसको बोलते हैं रिटेंटिविटी, ओके। और ये जो पॉइंट है नहीं, ये वाला पॉइंट, सी वाला पॉइंट, उसको बोलते हैं कोर्सिविटी। कोर्सिविटी जिसका मतलब है कि H का कौन से H के नेगेटिव वैल्यू पे ये मैग्नेटिज्म जीरो बनता है, मतलब वो जो रॉड है वो डीमैग्नेटाइज होता है। तो मतलब डीमैग्नेटाइज करने के लिए जो करंट जरूरी है या जो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी जरूरी है, उसको हम बोल सकते हैं आराम से, दैट इज द कोर्सिविटी। रिमेंबर, कोर्सिविटी एंड रिटेंटिविटी, दीज आर द टू इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स इन दिस ग्राफ, रिमेंबर। अच्छा एक बात यहाँ पे देखो कि H इक्वल टू जीरो बनने से जो मैग्नेटिक फील्ड बचता है उसको हम रिटेंटिविटी बोलते हैं, बराबर। तो H इक्वल टू जीरो अगर हमने इस इक्वेशन के अंदर अगर डाल दिया तो हमको जो B का वैल्यू मिलेगा वो ही रिटेंटिविटी का वैल्यू होता है। देखो ठीक से, H इक्वल टू जीरो अगर डाल दिया तो इस इक्वेशन को क्या कैसे मॉडिफाई होगा, वो जीरो इज इक्वल टू B अपॉन म्यू नॉट माइनस mz, राइट। सो वी कैन से दैट this B upon mu naught is actually going to be equal to mz and hence B becomes equal to mu naught into mz, करेक्ट है क्या। तो देखो mu naught into mz, this is the value of magnetic induction, actually this is bm only। ये देखो ठीक से, ये जो bm था हमारा, ये bm ही तो mu naught into mz है कि नहीं, yes, so that's why we can say that this retentivity is actually same as the contribution of magnetic field, contribution to the magnetic field of magnetization of the rod। तो रॉड का जो मैग्नेटाइजेशन होता है उसको अगर म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलता है हमको, रिटेंटिविटी मिलता है। याद रखेंगे ठीक से, यस, सो दिस इज द रिटेंटिविटी। एंड कोर्सिविटी का भी जो वैल्यू है वो भी हम निकाल सकते हैं आराम से, अगर बी को जीरो कर देंगे यहाँ पे तो देखो यहाँ पे बी को अगर जीरो कर देंगे तो क्या बनेगा, if b gets vanished then we get this H is equal to mz, that means we have minus mz, minus mz, that means we have to make this H means the current in the circuit should be such that, मतलब इस सोलेनॉइड के अंदर का जो करंट है वो ऐसा होना चाहिए जो H का जो वैल्यू है वो mz के बराबर बन जाए, मतलब जितना मैग्नेटाइजेशन उस रॉड के अंदर था उतना ही अगर मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी अगर हम प्रोड्यूस कर लेते हैं तो उसकी वजह से ये रॉड जो है वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, कंप्लीट डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, मतलब उसके अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पूरी तरह से जीरो बन जाएगा। सो बी इज जीरो एट दिस पॉइंट हियर। तो बी जीरो करने के लिए H को माइनस mz के बराबर करना पड़ता है, और H जीरो करने के लिए जो Bm जो है वो म्यू नॉट टाइम्स mz के बराबर करना पड़ता है। तो ये बात अच्छी तरह से याद रखो। चलो ठीक है, अब ये तो हमने देखा कि डी के ऊपर हम गए, फिर वापस यहाँ पे ई पे आए। अभी और अगर हमने H को पॉजिटिव कर दिया तो क्या होता है, पॉजिटिव करने का मतलब क्या है, H को
ये जो पोलरिटी है वो फिर से चेंज करने का, इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव कर देने का भी। तो उसके बाद क्या होगा कि करंट विल गेट रिवर्स्ड एंड एच विल जस्ट गेट रिवर्स्ड। अभी रिवर्स ऑलरेडी हमने रिवर्स किया था, तो उसको हमने नेगेटिव बोला था, तो अभी फिर से रिवर्स कर दिया, तो उसकी वजह से वो नेगेटिव का नेगेटिव मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। वैसे भी ग्राफ में देखो यहाँ पे पॉजिटिव साइड में हम अभी टर्न होने वाले हैं, तो इसलिए एच का जो वैल्यू है वो अभी यहाँ पे पॉजिटिव बनने जा रहा है। सो एज वी गो ऑन मेकिंग दिस एच पॉजिटिव, द वैल्यू ऑफ बी विल गो ऑन इंक्रीजिंग फर्दर एंड इवन एट दिस पॉइंट बी विल बिकम जीरो एट दिस पॉइंट। तो जो निगेटिव डायरेक्शन में जो मैग्नेटाइज हो चुका था वो अभी डीमैग्नेटाइज हो गया। ये देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो रहा है, वो डीमैग्नेटाइज हो गया, क्योंकि H is going to be such that B becomes zero here, okay, and that's why it's supposed to be demagnetized. And now if we go on increasing H still further by increasing the current, obviously what happens is this magnetic field also goes on increasing in this way, but and soon it reaches at a particular point at which the magnetic field becomes constant once again here. तो ये इस तरह से यहाँ पे जाके कांस्टेंट बन जाएगा, और इसके आगे फिर उसका मैग्नेटिक फील्ड का जो इंक्रीमेंट है वो रुक जाएगा, तो इसके आगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा नहीं, it will just remain constant after that. This is called as a saturation point which is obtained once again here, जो पहले भी हमको मिला था। और यही साइकिल जो है वो चलता रहेगा। अगर हम इसको मैग्नेटाइज अगेन डीमैग्नेटाइज वापस मैग्नेटाइज और फिर से डीमैग्नेटाइज अगर करते रहेंगे, तो होता ऐसा है कि जब मैग्नेटाइज करते हैं तो उसकी वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो सैचुरेशन लेवल पे पहुंच जाता है, मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम बन जाता है। बट जब डीमैग्नेटाइज करने के लिए करंट को रिड्यूस करते हैं और करंट को जीरो भी कर देते हैं, तभी भी वो मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं बनता। मैग्नेटिक फील्ड को जीरो बनाने के लिए हमको एच को मतलब करंट को निगेटिव बनाना पड़ता है, और एक पर्टिकुलर निगेटिव वैल्यू पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो बनता है, और उससे आगे अगर और निगेटिव करेंगे तो वो निगेटिव में भी बढ़ता है मैग्नेटिक फील्ड, बट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फिर से मैक्सिमम बन जाता है और उससे आगे नहीं बढ़ पाता। और उसको फिर से अगर हमको सपोज डीमैग्नेटाइज करना है, तो करंट को मतलब एच को फिर से कम करना पड़ेगा, और जैसे हम करंट को कम करते जाते हैं तो वैसे वैसे ये जो ग्राफ है इस पाथ से ट्रेवल करते करते यहाँ पे आ जाता है। जैसे वो ई पॉइंट पे पहुंचता है तो इसका मतलब हमने यहाँ पे एच को जीरो कर दिया है, करंट को फिर से हमने जीरो कर दिया है, but still the magnetic field will remain in the rod due to its own magnetization, and because of that this distance is called as retentivity। and इसको फिर जीरो करने के लिए मतलब ये जो मैग्नेटाइज हो गया है वो उसको फिर से डीमैग्नेटाइज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अभी करंट को पॉजिटिव करना पड़ेगा, करंट को हमको ऑपोजिट मतलब अभी पोलरिटी फिर से रिवर्स करना पड़ेगा, जिसकी वजह से एच जैसे ही पॉजिटिव हो जाता है तो उसकी वजह से ये जो नेगेटिव मैग्नेटाइजेशन है वो धीरे धीरे कम 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 होते होते एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जीरो बन जाता है। सो दिस इज द पॉइंट वेयर द मैग्नेटाइजेशन सॉरी magnetic field becomes zero completely, but for that we will have to increase this h up to this particular positive value, and if we go on increasing this h beyond this limit, तो इसी डायरेक्शन में अगर h को हम और ज्यादा इंक्रीज करते जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होता जाता है, and rod also gets magnetized in the positive direction, and soon it reaches at a particular point where magnetization becomes constant and doesn't increase further, and this is the cycle which is called as a hysteresis loop। remember इसको क्या बोलते हैं, hysteresis loop बोलते हैं। loop मतलब a cycle, okay। so in this way, and also that the area of this curve enclosed in this hysteresis curve will give us the loss in energy in magnetizing and demagnetizing this rod, soft iron rod। ये भी याद रखो अच्छी तरह से, ये आगे चल के हम प्रूव करेंगे, 12th में नहीं, आगे उसके भी आगे जाके तुमको ये समझ में आएगा, but it is just a standard result, you can remember it as it is without proof, that the area enclosed by this hysteresis curve gives us the energy lost during magnetization and demagnetization of this rod। ठीक है, देखो हम स्टार्टिंग में मैग्नेटाइज कर रहे हैं इस रॉड को, फिर उसके बाद वापस डीमैग्नेटाइज करेंगे, फिर से मैग्नेटाइज करेंगे, फिर से डीमैग्नेटाइज करेंगे, एनर्जी तो लॉस होगा ना, पर हर साइकिल के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होता जाता है, एंड दैट एनर्जी विल जस्ट बी गिवन बाय द एरिया अंडर दिस ग्राफ और एरिया enclosed by this graph, remember।
अभी इसमें होता ऐसा है ना कि देखो, कोई कोई सब्सटेंसेस जो है तो वो सॉफ्ट कहलाते हैं, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, और दूसरी तरफ होते हैं हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। देखो उनके बीच में डिफरेंस क्या है बेसिकली, कि सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल उसका है सॉफ्ट आयरन इटसेल्फ, सॉफ्ट आयरन, ओके, एंड हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जांपल है हार्ड आयरन, ओके, हार्ड आयरन। अभी इवन हार्ड कोबाल्ट और सॉफ्ट कोबाल्ट ये भी हम बोल सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द सेम थिंग। अभी सॉफ्ट में और हार्ड में फर्क क्या है बेसिकली, कि सॉफ्ट आयरन का या किसी भी सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का अगर हम हिस्टेरेसिस ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे, और हार्ड हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का भी अगर हिस्टेरेसिस ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, तो पता चलेगा कि द हिस्टेरेसिस ग्राफ ऑफ दिस सॉफ्ट आयरन इज ऑलवेज लाइक दिस। But on the other hand, we can see the hysteresis graph of this hard iron, which is like this. Can you tell me what is the basic difference between these two graphs? दिखने के लिए तो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही दिख रहे हैं, क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में? यस, कुछ डिफरेंस दिख रहा है कि नहीं इन दोनों के बीच में? हार्ड आयन आर ब्रॉडर। हाँ, ये थोड़ा थिन है, दिख रहा है? ये देखो सॉफ्ट आयरन का जो ग्राफ बनता है वो कितना थिन है, देखो पतला है, ठीक है, जबकि यहाँ पे जो हार्ड आयरन का जो ग्राफ है वो थिक है, मोटा है। व्हाट डज इट मीन एग्जैक्टली? एनर्जी लॉस ज्यादा हो रहा है। एग्जैक्टली, और क्या बोलेंगे? एनर्जी लॉस इस केस में बहुत ज्यादा होगा। क्यों, लेकिन ऐसा क्यों होगा? उसका रीजन ये है, देखो कि ये जो पार्ट है ना, ये ज्यादा दिख रहा है तुमको, और ये जो पार्ट ज्यादा दिख रहा है, मतलब उसका रिटेंटिविटी भी ज्यादा है और कोर्सिटिविटी भी ज्यादा है, बराबर? इसका रिटेंटिविटी देखो कितना छोटा है और कोर्सिटिविटी भी छोटा है। तो बिकॉज ऑफ दैट, व्हाट इज रिटेंटिविटी एक्चुअली? अगर समझो ये सॉफ्ट आयरन का रॉड है, ठीक है, उसको हमने एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया और उसमें करंट पास किया, और जैसे हमने करंट स्विच ऑफ कर दिया, देखो ठीक से, जैसे ही करंट स्विच ऑफ कर देंगे तो तुरंत उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ये नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड लॉस नहीं होगा, इट विल रिटेन इट्स मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम। So because that's why its retentivity is supposed to be more. But on the other hand, if we consider this soft iron rod here, तो एक सॉफ्ट आयरन का जो रॉड है और उसके भी आसपास हमने एक कॉइल रखा है और उसके अंदर करंट पास किया, और करंट पास करने की वजह से वो ये हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा, उसमें से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा, नो डाउट। लेकिन जैसे ही करंट स्विच ऑफ किया, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स it will lose its magnetization, okay, within a fraction of seconds it will just get demagnetized, and a very small amount of magnetism or magnetic field will be left as it is, as a retentivity, because its retentivity is very very small. And that's why we can see that is the basic difference between this soft iron and hard iron. That is, अभी इनका भी जो यूज है, तो यूज भी ऐसा ही है, देखो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं एक्चुअली, ठीक है, व्हेनेवर सॉफ्ट आयरन और हार्ड आयरन इज केप्ट इनसाइड अ कॉइल व्हिच इज कैरिंग सम करंट और सोलेनॉइड इन शॉर्ट। तो सोलेनॉइड के अंदर सेंटर पे जब हम कोई सॉफ्ट आयरन या हार्ड आयरन रखते हैं तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ही दो टाइप के होते हैं, देखो ठीक से, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज सॉफ्ट एंड वन इज हार्ड। सो सॉफ्ट का फायदा क्या है, कहाँ पे हम सॉफ्ट यूज कर सकते हैं? सॉफ्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट हम तभी यूज करेंगे जहाँ पे हमको ये एक्सपेक्टेड हो कि अगर जैसे ही हम करंट स्विच ऑन करते हैं
तो तुरंत वो मैग्नेट बनना चाहिए, मैग्नेट के जैसा काम करना चाहिए। लेकिन जैसे ही करंट स्विच ऑफ करते हैं तो तुरंत उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लूज होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं सॉफ्ट आयरन का बना हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेट, और सॉफ्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट वी कैन से सिंपली। एंड इट इज यूज्ड वाइडली इन मेनी एप्लीकेशंस लाइक इलेक्ट्रिक बेल का तुमने देखा होगा, याद है तुमको 10th स्टैंडर्ड में शायद, तुम्हारे तुम्हारे टाइम था कि नहीं पता नहीं, बट ओल्ड सिलेबस के अंदर इलेक्ट्रिक बेल का वर्किंग था। ओके, तो इलेक्ट्रिक बेल के अंदर क्या होता है कि जैसे हम करंट प्रेस करते हैं, मतलब बटन प्रेस करते हैं, तो उसकी वजह से एक कॉइल के अंदर करंट फ्लो होता है, और वो करंट की वजह से वो एक उस कॉइल के नीचे अंदर जो रखा हुआ एक आर्मेचर होता है, कोई सॉफ्ट आयरन का बना हुआ जो रॉड होता है, वो मैग्नेटाइज होता है, और मैग्नेट ही बनता है, खुद एक मैग्नेट बनता है। और मैग्नेट बनने की वजह से एक एक सॉफ्ट आयरन दूसरे एक पोल पीस को या एक चुंबक को, मतलब मैग्नेट को अट्रैक्ट कर लेता है, और जैसे अट्रैक्ट करता है तो तुरंत तो उसका जो कांटेक्ट है वो उसकी वजह से ही ब्रेक हो जाता है। तो ये मतलब चलो ठीक है, उसका जो डिटेल वर्किंग जो है तो वो हमको इसमें समझना जरूरी नहीं है, बट सिंपली ये समझ सकते हो कि जहाँ पे हमको ये जरूरत होता है कि जैसे ही स्विच ऑन किया जाए, सर्किट में करंट चालू किया जाए, तुरंत वो मैग्नेट बनना चाहिए, और जैसे ही करंट को बंद किया जाए तो तुरंत वो मैग्नेटाइज फील्ड लूज करना चाहिए, वो डीमैग्नेटाइज हो जाना चाहिए। ऐसे केस में हम यहाँ पे सॉफ्ट आयरन का बना हुआ या सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का जो बना हुआ जो मटेरियल है तो वो यूज करते हैं। ओके, और फिर जहाँ पे हमको ऐसा जरूरी होता है कि अगर एक बार उसको हमने मैग्नेटाइज कर दिया, उसके बाद लंबे समय तक वो मैग्नेटाइज होना चाहिए, उसका मैग्नेटिक फील्ड रिटेन होना चाहिए। तो ऐसे केस में हमको ये हार्ड जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो हम वहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, सो द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन वाइड रेंज ऑफ सिचुएशंस, लाइक क्रेन्स जो होते हैं ना, कोई कोई क्रेन्स, तो क्रेन्स जो है तो जो स्क्रैप वगैरह होता है, तो स्क्रैप में से आयरन ढूंढ के निकालने के लिए भी कोई क्रेन्स यूज करते हैं। और वो क्रेन्स क्या करते हैं कि स्क्रैप में से आयरन के जो पीसेस है उनको खींच लेते हैं, तो उसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज करते हैं। वो परमानेंट होना जरूरी नहीं है, उसके अंदर जैसे करंट पास करेंगे तो उसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली सब आयरन के पोल पीसेस खींच लेगा, और उसके बाद जैसे ही हमको जहाँ पे उसको लेके जाना है तो वहां पे अगर लेके जाएंगे, उसके बाद फिर से उसको करंट बंद कर देंगे। जैसे करंट बंद कर देंगे तो इट विल जस्ट लूज इट्स मैग्नेटाइजेशन, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट विल जस्ट रिलीज ऑल द पोल पीसेस व्हिच आर स्टिक टुगेदर और स्टिक टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इस तरह से क्रेन यूज करके हम कोई भी एक लोहे का जो ऑब्जेक्ट है वो एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट पे रख सकते हैं। तो ये इस तरह के यूजेस उसके होते हैं। और इवन these electromagnets are also used in NMR। तुमने कभी MRI वगैरह किया है? MRI वगैरह होता है जो ब्रेन का स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, ब्रेन के अंदर जो वेव्स है या ब्रेन के अंदर जो डैमेजेस है तो वो डिटेक्ट किए जाते हैं NMR टेक्नोलॉजी से और इवन MRI टेक्नोलॉजी से। तो उसके अंदर हम देख सकते हैं कि उसको मैग्नेटिक रेजोनेंस भी बोलते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस। उसके अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वाइडली यूज किए जाते हैं मेडिकल में, या ये स्पेक्ट्रोस्कोपी, मतलब जैसे हमारा एक्सरे होता है ना, एक्सरे, तो एक्सरे यूज करके तो हम बोन्स का फ्रैक्चर वगैरह निकाल सकते हैं। बट MRI ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से ब्रेन के अंदर के जो ट्यूमर्स होते हैं तो वो ट्यूमर्स को डिटेक्ट किया जा सकता है, उसका फोटोग्राफ लिया जा सकता है। So all these are the applications of these electromagnets. And the last part in this chapter is about the electromagnetic shielding. Magnetic shielding उसको बोलते हैं। What do you mean by this magnetic shielding? अभी देखो shielding effect ये तुमने already electrostatics में देखा होगा। हमने already ये देखा है कि if suppose there is a shell, like a hollow shell, and if suppose we keep a positive charge on that shell, then there is a very very strong electric field produced in the outside region, but there is no electric field there in the interior of this conductor। तो कोई भी hollow conductor जो होता है तो उसके अंदर में कोई electric field नहीं होता है, ठीक है ना। the electric field in the interior of conductor is always zero, so this is called as electrostatic shielding। इवन ये भी हम देखते हैं कि अगर कोई एक hollow shell है और इस hollow shell के अंदर अगर हमने कोई भी एक पॉइंट अगर रख दिया, ये चार्ज रख दिया, तो और इसके बाहर बाहर में एक बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कितना भी बाहर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बाहर में होने दो,
फिर भी अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल नहीं होता है. दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. ओके, so in the same way here, if we take a hollow soft iron material, एक सॉफ्ट आयरन मटेरियल का एक हॉलो अगर बना हुआ एक मेटल अगर ले लेंगे हॉलो शेप का, और उसके बाहर में कितना भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रहने दो, doesn't matter, but the magnetic lines of force will be very much reduced in the interior because the soft iron has a great permeability, and because of that it has a tendency to pass all the electromagnetic lines of force through it itself. तो उसमें से वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करने का टेंडेंसी उसके अंदर होता है, और उसकी वजह से वो बाहर में बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड रहने दो, नो डाउट, लेकिन अंदर वाले पॉइंट्स पे बहुत कम लाइंस फोर्स होते हैं, और यहाँ पे बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जीरो होता है. सो यू कैन सी दैट दिस मैग्नेटिक फील्ड विल बिकम जीरो इन द इंटीरियर ऑफ अ सॉफ्ट आयरन कोर or hollow sphere or shell, we can say. This is called as magnetic shielding. This magnetic shielding is also used in many applications, like जहाँ पे हमको कोई एक चीज जो है वो अगर सपोज मैग्नेटिक फील्ड से अगर बचा के रखना है, मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल नहीं उसके ऊपर काम नहीं करना चाहिए, ऐसा अगर हमको एक्सपेक्टेड है, तो उसको हम ऐसा एक सॉफ्ट आयरन का बना हुआ जो शेल है, तो उस शेल के अंदर रख देंगे, ताकि बाहर में कितना भी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है तो फिर भी यहाँ पे अंदर में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं जाएगा. इवन स्पेस शिप्स के अंदर भी ये शील्डिंग का यूज किया जाता है, क्योंकि अर्थ के कोई कोई ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड से बचने के लिए तो वहाँ पे इस टाइप का मैग्नेटिक शील्डिंग किया जाता है, जो कि जिसकी वजह से अंदर में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड का असर नहीं होता है. ठीक है, तो ऑल दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नेटिक शील्डिंग एंड दिस इज द कांसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक शील्डिंग. ओके, सो एंड चलो ठीक है, टेम्परेचर के बारे में लास्ट टाइम हमने देखा था. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस? as the temperature is increased, the domain structure goes on dividing, right है. तो डोमेन्स जो है सपोज यहाँ पे कुछ डोमेन बने हुए हैं, तो जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी वजह से डोमेन्स जो है वो और ज्यादा ब्रेक होते हैं, और उसकी वजह से और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये डोमेन्स और ज्यादा पार्ट्स में ब्रेक हो जाएंगे, जिसके कारण एक एक डोमेन अगर अलग अलग पार्ट्स में अगर ब्रेक हो जाएगा तो उसकी वजह से रैंडमनेस बढ़ेगा, और उस रैंडमनेस की वजह से जो उसका डीमैग्नेटाइजेशन मैग्नेटाइजेशन करना जो है वो ज्यादा डिफिकल्ट बनता जाता है. और काय का जो वैल्यू है वो बताया था कि इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर बिफोर इट कन्वर्ट्स इनटू द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस. ओके, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का जो ये है काय है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, but this happens only up to the when T is less than Tc. Tc मतलब क्या है यहाँ पे? Curie's temperature. What is Curie's temperature? याद है कल भी बताया था, the temperature at which the ferromagnetic substance just gets converted into paramagnetic substance. तो जब वो paramagnetic substance के अंदर convert हो जाता है, जिसके अंदर हर एक every atom is having the individual magnetic moment which can be in any direction which is different from its neighboring one. Okay, so this is called as the paramagnetic substance. So this conversion of ferromagnetic substance into paramagnetic substance takes place at a particular temperature, and this temperature is actually called as Curie's temperature. Okay, and what happens above the Curie temperature? Okay, so अगर suppose हम ये T जो temperature जो है वो Curie's temperature से भी ज्यादा अगर बढ़ाते चले जाते हैं, तो उस केस में होता ऐसा है कि उस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का जो काय है मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, तो वो इस फॉर्मूला से दिया जाता है C/T minus Tc, where Tc is again Curie's temperature. So जब तक टेम्परेचर Curie's टेम्परेचर से कम है तब तक जो ससेप्टिबिलिटी है वो टेम्परेचर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शन में होगा, नो डाउट. लेकिन जैसे ही टेम्परेचर जो है वो Curie's टेम्परेचर को क्रॉस हो जाता है, तो द सब्सटेंस इज नो लॉन्गर इज द पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, but it converts into the paramagnetic substance, and in that case its susceptibility is given by this equation, which tells us simply that as T goes on increasing, जैसे T बढ़ता जाता है तो वैसे वैसे क्या होगा यहाँ पे, obviously chi will go on decreasing. ठीक है, तो chi जो है वो और ज्यादा डिक्रीज होता जाता है, and finally it tend to become zero.
So this happens in case of this paramagnetic substance here in this case. Okay, so this is the effect of temperature. If you see the graph between chi and T, you can note some points that chi is very large in the initial point, in initial cases. मतलब जब तक TC को क्रॉस नहीं करते हैं, ये सपोज TC है, तो इस TC को जब तक क्रॉस नहीं करेंगे तब तक जो ग्राफ है हमारा वो इस तरह से हमको मिलेगा, जो कि हमारा इस टाइप का ग्राफ होगा, जो हाइपरबोलिक ग्राफ होगा, डिक्रीजिंग वाला. लेकिन जैसे हम TC से नीचे जाते हैं, तो TC से नीचे जाने के बाद सडनली वी कैन एक्सपेक्ट दिस फॉल डाउन. तो यहाँ पे एक फॉल डाउन हमको मिलता है. तो इस तरह से ये ग्राफ जो है, एक सडन फॉल डाउन जो है यहाँ पे हमको मिलता है जब TC हमको मिलता है. मतलब TC वाले पॉइंट पे, मतलब जो क्यूरियस टेम्परेचर है, तो उस पॉइंट तक हम देखते हैं कि जो काय है वो बहुत स्लोली डिक्रीज होता है. लेकिन इसके बाद TC वाले के ग्राफ के बाद जो है, वो काय का जो वैल्यू वो बहुत रैपिडली डिक्रीज होता है एंड इट टेंड्स टू बिकम जीरो वेरी सून. So in this way, this is the graph between chi and T for any substance. Okay, so that's all for today, and that's all for the chapter also. Actually, the chapter has been finished here up to the theory level. We can go for numericals in the next lecture. अच्छा, एक दो तीन क्वेश्चंस मुझे पूछने थे एक्चुअली. सभी आप माइक अनम्यूट करेंगे तो बेटर होगा. ये टाइम आपको सुटेबल है या कुछ चेंज उसमें चाहिए? एक थोड़ा सा ये एक क्वेश्चन था. ये सभी बात करेंगे तो बेटर होगा. सूटेबल है सर. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? क्योंकि बीच में के जो 10 बजे और 2 बजे 1 बजे लेक्चर लगाए थे, तो तभी कई सारों ने बोला था कि हमारा कॉलेज के लेक्चर्स वगैरह चल रहे होते हैं, कॉलेज में ऑनलाइन लेक्चर्स भी चल रहे हैं, लाइव लेक्चर्स. तो उसके लिए फिर वो लेक्चर्स तो हमने बंद कर दिए सवेरे के. तो उसकी वजह से फिर अभी यहाँ पे जो शाम को हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं. ठीक है, तो टाइम तो सुटेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं. दूसरा एक मुझे जानना था कि शिवाजी सर के लेक्चर के अंदर वो आपको लिखने के लिए टाइम देते हैं, बराबर है? जैसे उनका एक सपोज एक 2-3 सम्स अगर पूरे हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसके बाद आपको वो लिखने के लिए थोड़ा टाइम देते हैं. तो वो टाइम आपको सचमुच जरूरी है या नहीं देंगे तो भी चलेगा? फ्रैंकली मतलब जो आपको लगता है वो बताओ, क्योंकि अगर आप लिखते हो तो फिर ठीक है, अगर नहीं लिखते हो तो फिर खाली टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं है. उस टाइम के अंदर हो सकता है कि एक और ज्यादा एक सम कंप्लीट हो जाए, और वैसे भी रिकॉर्डिंग्स तो आपके पास अवेलेबल है ही ऑलरेडी. तो बाद में अगर चाहिए तो आपको बाद में आप आराम से वो लिखते बैठ सकते हो, नो डाउट. बट अगर लेक्चर का अगर टाइम अगर बचेगा तो उसके अंदर थोड़ा और ज़्यादा फास्ट हो सकता है, और थोड़ा सा और ज़्यादा सम्स कवर हो सकते हैं. क्योंकि ऑलरेडी शिवाय सर के बारे में मुझे 2-3 बच्चों ने ये भी बताया कि थोड़ा सम्स, नंबर ऑफ सम्स कम होते हैं, ठीक है, लेक्चर्स के अंदर या ओवरऑल चैप्टर के अंदर भी अगर देखा जाए तो थोड़ा कम नंबर ऑफ सम्स लिए जाते हैं. तो वो भी मुझे थोड़ा सा पूछना था आपसे, बताइए आप भी, क्योंकि वही वही मुझे पूछना है कि जो मतलब सम होने के बाद जो वो टाइम आपको देते हैं, तो वो टाइम आपको सचमुच चाहिए या नहीं दिया तो भी चलेगा? नहीं दिया तो भी चलेगा. ओके, पक्का? बाकी लोग, अंकिता, साइली? सर मैथ्स नहीं है ना मेरा. अच्छा, सर तुम्हारा नो मैथ्स. ओके, ठीक है, चलेगा, मैं बताता हूँ फिर वैसे. ठीक है, बाकी इतना ही पूछना था, बाकी कुछ नहीं. ओके, चलो ठीक है, फिर मैं यहाँ पे एंड करता हूँ ये लेक्चर. थैंक यू ऑल ऑफ यू. बाय थैंक यू सर. बाय. ओके, बाय.